So hey gentlemen, my name is Yash Dubey and in this video I'm going to talk about the business rules for जोसा काउंसलिंग 2021। हाँ जी, बिजनेस रूल्स आ चुके हैं जोसा काउंसलिंग 2021 के लिए। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा सारे जितने भी बिजनेस रूल्स हैं। आपको 78 पेज के बिजनेस रूल्स पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोगों को बहुत टफ लगता है, लोग ये सोचते हैं, लोग ये आपको गाइड भी करते होंगे कि ये 78 पेज का बिजनेस रूल्स है, बहुत टफ होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक इसे नॉलेजेबल पर्सन समझाएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि आप अगर बिजनेस रूल खोलें तो दूसरे सामने वाले इंसान को भी समझा दे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वीडियो, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है इन 1.5 से 2 महीने में। आपको काउंसलिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, सो आई एम विथ यू, सो डोंट टेक टेंशंस मैन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सो टॉकिंग अबाउट बिजनेस रूल्स, तो सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जैसे बिजनेस रूल्स खोलेंगे वहाँ पे आपको एक इंडेक्स देगा, वहाँ पे देयर आर मेजर इन टॉपिक्स के नाम लिखे रहेंगे। ठीक है, आप जैसे ही इन टॉपिक्स को खोलोगे इंडेक्स के हिसाब से, पेज नंबर के हिसाब से, देन आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो टॉकिंग अबाउट नंबर फर्स्ट, जो हमारा पॉइंट आएगा आपके पास, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा हु कैन पार्टिसिपेट, मतलब जोसा काउंसलिंग 2021 में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सो who qualified JEE Advanced and who secure a rank in JEE Mains can पार्टिसिपेट इन जोसा काउंसलिंग। एंड इसमें 3 कोर्सेज रहेंगे, एक तो बीटेक रहेगा, बी आर्क रहेगा एंड बी प्लानिंग रहेगा। ओके, सो पहला हु कैन पार्टिसिपेट में तो जिसने जेई एडवांस क्लियर किया होगा और जिसकी जेई मेंस में सिक्योर की होगी रैंक, वो दे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, कुछ बच्चों ने क्वालिफाई जेई मेंस को भी नहीं किया होगा, इन द सेंस उनका कट ऑफ भी नहीं होगा, फिर भी उन्हें सीट मिलती है। कैसे मिलती है, जादू कैसा होता है? ये जादू तो सबसे पहली बात जोसा में नहीं होता है, ये जादू सीसैप में होता है। एंड सीसैप में कैसे होता है, वो होम स्टेट कोटा एंड कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट के कारण ये सारी चीज़ होती है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सबसे देन आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पार्टीशनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। सो व्हाट डज इट मीन पार्टीशनिंग ऑफ कैंडिडेट्स? लिसन मी, देखो कैंडिडेट्स को जोसा कैसे मतलब पार्टीशनिंग करता है कैंडिडेट्स की, वो करता है सबसे पहले नेशनलिटी की बेसिस पे। किसके बेसिस पे? नेशनलिटी के, इन द सेंस आप इंडिया के, आपका नेशन है कि नहीं, या तो आप फॉरेन के तो नहीं हो, तो 2 बेसिस पे, एक तो नेशनलिटी, ठीक है। देन सेकंड वन आती है बात कैटेगरी के बेसिस पे। कैटेगरी SC ST, जनरल EWS, जनरल EWS PWD, ओके, OBC NCL, तो ये सारी कैटेगरी के बेसिस पे वो कैंडिडेट्स की पार्टीशनिंग करता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो फॉरेन के लोग रहते हैं उन्हें मैं बता दूं, जो बच्चे फॉरेन के हैं वो मान लो IIT NIT जाना चाहते हैं, सो PIO कार्ड या फिर OCI कार्ड आपको लेना रखना अपने पास बहुत ज़रूरी है। देखो, PIO कार्ड और OCI सर्टिफिकेट, PIO मीन्स पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन एंड OCI सर्टिफिकेट मीन्स ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये कार्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ये चीज़ लगेगी, ठीक है। सो नंबर 3 आपको दिखता है डिवीजन ऑफ सीट्स थ्रू कैटेगरी। ध्यान से मेरी सुनना, आपको सिर्फ इतना दिखेगा डिवीजन ऑफ सीट्स, कितना दिखेगा? डिवीजन ऑफ सीट। तो जो सीट, फॉर एग्जांपल जो आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं उसमें जो सीट बनी हुई हैं, ठीक है, उनका डिविजन्स कैसे होता है, वो बच्चों को बांटते कैसे, जोसा वाले ये चीज़ समझा रहे हैं, उस पर लिखा है बिजनेस रूल्स पे। सो वो कैटेगरी के थ्रू रहती है, ठीक है, कि मान लो EWS वाले को, जनरल EWS वाले को कौन सी जाएगी, जनरल वाले को कौन सी जाएगी, ठीक है। तो सबकी एक रिजर्व सीट्स रहती है कैटेगरी वालों के लिए, वो ये बता रहा है कि डिवीजन ऑफ सीट्स जो रहती है वो थ्रू कैटेगरी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ध्यान से मेरी सुनना, सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी आती है वो रहती है ओपन कैटेगरी। वो क्या रहती है? ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी मतलब जिसमें सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी रहती है एंड देन सेकेंड रहती है जनरल, फिर मतलब जनरल मतलब वही ओपन, ठीक है। तो जनरल, फिर जनरल EWS, जनरल PWD, देन फिर OBC NCL, देन OBC NCL PWD, देन SC NCL, वो देन SC, देन SC PWD, देन ST, देन ST PWD। तो सबसे जो पहली आती है ओपन वाली आती है। दिस मीन्स डैट, अब मैं बताता हूँ, ये जो लाइन था मैंने अभी छोड़ा था, अब कंप्लीट करता हूँ कि दिस मीन्स डैट अगर ओपन लिखा है किसी भी कॉलेज की सीट में तो इसका मतलब है उसमें सारी कैटेगरी आएगी, जनरल EWS PWD, SC PWD, SC ST PWD, ST OBC NCL या फिर OBC NCL PWD, सारी कैटेगरीज आ जाएगी,
इज दैट क्लियर टू यू? हाँ ना बोल भाई। देन आगे बात करते हैं। इसी में डिवीजन ऑफ सीट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो NITs है, सारे NITs जितने भी सारे टोटल जितने भी NITs हैं एंड IIEST शिवपुर एंड देन पैक चंडीगढ़ हो गया, इसमें आपको दो मतलब सीट कैटेगरीज देखने को मिलेगी, एक तो OS और एक तो HS। दिस मीन्स वॉट? दिस मीन्स HS मतलब होम स्टेट एंड OS मतलब अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने 12th राजस्थान से दिया है, ओके, तो आपका अगर होम स्टेट राजस्थान है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपका होम स्टेट राजस्थान है, दिस मीन्स दैट कि आपने 12th आपका जो डोमिसाइल है वो 12th वहाँ से दिया, राजस्थान से दिया, तो जो होम स्टेट कोटा की रिजर्व ऑलरेडी सीट है उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो इसका ये मतलब था। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो इसमें लिखा था JKC वेस्ट बंगाल। देखो ध्यान से मेरी सुनना, जो JKC वेस्ट बंगाल है थोड़ा बाहर साइड का है, ठीक है कॉलेज, तो इसका जो होम स्टेट आता है वो कौन सा आता है? एक तो आंध्र प्रदेश आता है, ध्यान से सुनना, एक तो असम भी है, एक तो मणिपुर भी और शिलचर वगैरह भी है। ओके, सो JKC वेस्ट बंगाल का होम स्टेट ये है। देन बात करते हैं हम असम यूनिवर्सिटी सिलचर की, देन BIT मेसरा, बिट्स मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में जो है, ठीक है, उसमें जो दो कैटेगरी है सीट्स की, ध्यान से सुनना मेरी बात है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, वो उससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो दो कैटेगरी है, एक तो होम स्टेट कोटा और एक तो ऑल इंडिया कोटा। ध्यान से सुनना, इसमें अदर स्टेट कोटा नहीं है, अदर स्टेट कोटा नहीं है, इसमें एक तो होम स्टेट कोटा है और एक तो ऑल इंडिया कोटा। फिर खैर बात तो एक ही हो रही है, ये फालतू में ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, बट इसका भी बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है, सो ये मैं आगे आपको समझा दूंगा। ओके, देन हम बात करते हैं NIT गोवा की। सो जनरल NIT गोवा जो है, ठीक है, NIT गोवा में 50% जो है वहाँ पे आपको होम स्टेट कोटा देखने को मिलेगा, जो कि 50% दो उसमें पार्टीशन में डिवाइड होता है, एक तो 40% एंड एक तो 10%, एक तो 40% एंड एक तो 10%। जो 40% है वो स्टूडेंट्स ऑफ गोवा के लिए है एंड जो 10% है, ध्यान से मेरी बात सुना, जो 10% है वो यूनियन होम स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, जो 10% है वो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दामन एंड दिऊ और नागर हवेली और लक्षद्वीप वालों के लिए है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जेन्टलमैन, NIT श्रीनगर, जैसे कि होम स्टेट कोटा इसका 50% स्टूडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बस। देन अब बात आती है, आपको एक मेन हेडिंग देखने को मिलेगी, रैंक लिस्ट। सो रैंक लिस्ट क्या होती है? जैसे अभी मैंने डिवीजन ऑफ सीट्स बताया, वैसे अब बताता हूँ मैं आपको रैंक लिस्ट। सो बॉयज एंड गर्ल्स सी द डेफिनेशन ऑफ रैंक लिस्ट। CRL, सबसे इसमें आपको पहले बात आएगी CRL मतलब कॉमन रैंक लिस्ट। इसमें आपको ये सब जनरल EWS ये कैटेगरी के ही उस बेसिस पे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो जो रैंक लिस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जो रैंक आपकी बनाई गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे उनमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से दिया जाएगा, कौन सी कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल SC ST वालों की जो रैंक बनेगी, ठीक है, उनकी कैटेगरी पे उनको अच्छा प्रेफर किया जाएगा, उनको अच्छा आगे लिया जाएगा कॉलेज के हिसाब से। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है। CRL मतलब रहता है इससे कॉमन रैंक लिस्ट, मतलब सबकी सेम है। CRL मतलब कि कॉमन रैंक लिस्ट जो रहती है वो सबकी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जेंटलमैन। एंड बात करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ सीट कैटेगरीज की। अब देखो, जो सीट कैटेगरीज आपकी रिजर्व रहती है, जो मैं मतलब वहाँ पे जो कोई भी इंस्टीट्यूट की है, उनका सीक्वेंस क्या रहता है कि सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले किसको मिलेगा का मतलब है कि मतलब जनरल ऑर्डर में आपको राउंड 1 राउंड 2 जो भी आपके रहेंगे उसमें किस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगी, आपको लिखा हुआ कैसे फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वो जनरली ये रहता है कि जनरल है, फिर जनरल PWD है, ध्यान से मेरी बात सुनना, फिर उसके बाद जनरल EWS है, देन जनरल EWS PWD है, देन SC है, देन उसके बाद क्या बोलते हैं OBC NCL है, देन OBC NCL PWD है, देन SC है, SC PWD है, देन ST PWD है, देन ST है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ऑर्डर में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ वो लिखी है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि क्या हो रहा है भैया हमारे साथ है, क्या हो रहा है सर, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जनरल लिसन मी, ये सारी चीज़ें आपको इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, ये ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस रूल्स में लिखी थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीपल स्टूडेंट रूल देखेगा आपको। एक क्या देखेगा, एक हेडिंग मल्टीपल स्टूडेंट रूल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए लगता है कि जिनकी सेम रैंक आती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ही रैंक आ गई, क्या आ गई, एक ही रैंक, मतलब सेम रैंक, बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट की क्या आ गई, सेम रैंक आ गई, तो अब उन्हें कौन सी सीट मिलेगी। सो बेसिकली उनको कौन सी सीट मिलती है, वो प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है उनकी कैटेगरी का। ओके, सो कैटेगरी वाइज जिसको भी रहती है CRL ओपन, तो उस हिसाब से मिलते जाती है। तो मल्टीपल स्टूडेंट रूल ये था। देन टॉकिंग अबाउट DS सर्टिफिकेट,
डीएस सर्टिफिकेट इज़ ओनली फॉर IITs। भैया बोलोगे कि भैया ये डीएस सर्टिफिकेट क्या है? सो डीएस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जेन्युइन जिनके मतलब फैमिली मेम्बर्स इन द सेंस फादर या फिर मदर, जिनके बेसिकली जिनके पेरेंट्स ऑन ड्यूटी इन आर्मी अगर हैंडीकैप हो जाते हैं या फिर जिनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए डीएस सर्टिफिकेट रहता है, इसका अलग से कोटा फ़ायदा मिलता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन टैक्स की बात करते हैं। ओके, सो फॉरेन टैक्स में वही इट इज़ जनरली यार, मतलब जो फॉरेन के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ दो कैटेगरी है। उनके लिए ये वाली कैटेगरी नहीं अपने इंडिया में, मतलब जोसा काउंसलिंग में ये वाली कैटेगरी नहीं रहती कि आप अगर फॉरेन में रह रहे हैं आप SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी, ये उनके लिए लागू नहीं होगा। फॉरेन के लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं जोसा काउंसलिंग में, सो दो चीज़ें बस लागू होंगी, एक तो जनरल एंड एक तो CRL। हाई क्या बात समझ, मतलब CRL का कॉमन रैंक लिस्ट का मतलब ही है यार जनरल कैटेगरी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आती है बात डी रिजर्वेशन ऑफ अनफिल्ड सीट्स। इतने भारी भारी वर्ड्स, इतना डिटेल में बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता रहता है यार, तो वो आप लोगों को क्या समझाएंगे, ठीक है, तो इतने मेरे लिए तो कुछ भारी नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द पॉइंट, डी रिजर्वेशन ऑफ अनफिल्ड सीट्स, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना है। डी रिजर्वेशन फॉर एग्जाम्पल कि मतलब कुछ सीट्स छूट गई, जैसे राउंड 1 में फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, राउंड 1 का रिजल्ट आया, ठीक है, कुछ सीट्स, कुछ कॉलेजेस की सीट्स छूट गई जो कि किसके लिए रिजर्व की गई थी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई थी और OBC NCL वालों के लिए रिजर्व की गई थी, ठीक है। तो वो जो सीट रहती है वो अब डी रिजर्व हो जाती है अगले राउंड में, इन द सेंस इट इज़ ओपन फॉर ऑल, इट इज़ ओपन फॉर ऑल, किसके लिए, जनरल वालों के लिए और OBC NCL वालों के लिए, जो अगली मतलब इन द सेंस कि जैसे पहले राउंड में कुछ सीट छूटी तो सेकंड राउंड में वो सीट मतलब किसी ना किसी को अलॉट हो जाएगी। नहीं तो कई बार, नहीं तो SC ST वालों के लिए क्या रहता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले राउंड में मान लो SC ST वालों के लिए जो सीट रिजर्व की गई थी, अगर वो पहले राउंड में कुछ वैकेंट रह गई, कुछ खाली रह गई, तो नेक्स्ट राउंड में वो ये नहीं कि इट इज़ ओपन फॉर ऑल, ऐसा नहीं होता। SC ST वालों को ये फ़ायदा है कि क्या बोलते हैं, उनके लिए मतलब नेक्स्ट राउंड में उन्हीं के लिए रहती है, और जनरल और OBC NCL वालों के लिए क्या रहता है कि वो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दी जाती है, बट SC ST वालों के लिए सिर्फ SC ST वालों कैटेगरी के लिए ओपन की जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब आती है बात अपनी पर्सनल डिटेल चेंज की, देन आप एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा आपको। पर्सनल डिटेल चेंज क्या है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स रहेगी जो आपने JEE मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म में भरी होंगी वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मदर्स नेम, फादर्स नेम, योर नेम एंड बस इतनी ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होगी, बट द थिंग इज़ की कुछ चीज़ें चेंज होगी। सबसे पहली बात, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मान लो आपको चेंज कराना है तो आप चेंज करा सकते हो, एंड आपको अपना नेशन, फॉर एग्जांपल आपका नेशनैलिटी चेंज हुई है तो आप वो भी करवा सकते हो। अभी पर्सनल चेंज में, पर्सनल डिटेल चेंज में सिर्फ ये 3 चीज़ होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, एक दूसरा नेशनैलिटी एंड तीसरा है जेंडर, जो कि आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं हो उसको लेके, एंड आप लोग क्या बोलते हैं इस बार चेंज नहीं कराना चाहोगे, एंड जैसे कराना है कोई इशू नहीं है। So, talking about number 12th point, registration and choice filling. This is the main one that everybody is going to confuse in registration and choice filling. ध्यान से मेरी बात सुनना कि जैसे ही आपको कोई सीट मिले, इन द सेंस कि मतलब बिजनेस रूल्स में इसके आगे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है, ठीक है, वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो चॉइस फिलिंग रहती है उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, वो एकदम फ्री रहती है। कोई भी अगर तुम्हें कंफ्यूज करे या कुछ ऐसा करे कि लूटने की कोशिश करे कि चॉइस फिलिंग का पैसा लगता है, मतलब जोसा की वेबसाइट पे पैसा लगता है, मैं पेड काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर कोई ऐसा कहे कि जोसा की वेबसाइट पे पैसा लगता है चॉइस फिलिंग का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जोसा की वेबसाइट, जोसा कुछ भी पैसा नहीं लेता है चॉइस फिलिंग का, आप डायरेक्ट खोलिए, आपको जो जो चॉइसेस भरना है आप भर सकते हैं। ओके, इसमें चॉइस फिलिंग में आपको 10 दिन मिलते हैं, एंड 25 अक्टूबर, देखो 16 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। आपको 25 अक्टूबर तक, उससे पहले मतलब एक दिन पहले ही आपको चॉइस लॉक कर देनी चाहिए अपने साइड से, वरना क्या करेगा जोसा, ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक कर देगा, वो अपने अकॉर्डिंग कर देगा। फिर वो जो भी आपने चॉइस अगर भरी है उसको आपके अकॉर्डिंग नहीं करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग कर देगा चॉइसेस लॉक। ओके,
सो ये 3 पॉइंट थे इसमें। देन आती है बात प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं समझा पाता है, बट आई विल डू। सो प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट इज़ नथिंग बट जैसे ही आपको कोई कॉलेज की कोई भी राउंड में सीट मिल गई, सो आपको कुछ स्टेप्स करना पड़ता है जो बिजनेस रूल्स में दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेप जो आता है वो रहता है एक्सेप्ट द सीट। मतलब इनमें 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो फ्रीज, फ्लोट और दूसरा स्लाइड। कौन कौन से? फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आई थिंक ये आगे है क्या फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड? हाँ है, आगे है। तो ये इस चीज़ को मैं अभी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको चलो समझा देता हूँ यार। देखो फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिली, फ्रीज की बात करता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सीट मिली, कोई भी राउंड में सीट मिली आपको, तो अगर आपको ये कॉलेज, इस कॉलेज की सीट पसंद आई है तो आप इसे फ्रीज कर दो। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो सा ये मान लेगा कि आप सीट लेके बाहर हो चुके हो। देन बात आती है फ्रीज देन फ्लोट की। फ्लोट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अमंग 3। तो फ्लोट का मतलब रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको राउंड 2 में कोई भी सीट मिल गई है, ठीक है, तो आपने अगर फ्लोट के ऑप्शन में क्लिक कर दिया है तो आपकी वो सीट भी सिक्योर रहेगी एंड आप नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? बट फ्रीज में अगर आपने कर दिए तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो उसी सीट को लेना पड़ेगा। बट द थिंग इज अगर आपने फ्लोट कर दिए तो आप उस सीट को रिजर्व करते चलोगे, मतलब वो तो आपकी सिक्योर है और नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर लोगे, समझ रहे हो। और फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली तो वो तो आपकी सिक्योर है ना। तो फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन। देन टॉकिंग अबाउट स्लाइड इज द ऑप्शन फॉर ब्रांच चेंज इन द सेम कॉलेज। दिस मीन्स दैट अगर आपको कोई राउंड में कोई भी कॉलेज अच्छा मिला है, फॉर एग्जांपल आपको NIT वारंगल मिल गया एंड आप चाह रहे हो कि मुझे NIT वारंगल ही चाहिए, बट जो फॉर एग्जांपल आपको मैकेनिकल ब्रांच मिली बट आप चाह रहे हो कि मुझे अगले राउंड में इसी का कंप्यूटर साइंस मिल जाए, सो आप क्या स्लाइड के ऑप्शन में जाओगे। तो अगर वैकेंट सीट रहेगी इसी कॉलेज की, सेम कॉलेज की, तो वो ब्रांच आपको मिल जाएगा। मतलब साइड के ऑप्शन में सिर्फ आपकी ब्रांच चेंज होती है, ना कि कॉलेज चेंज होता है। समझ में आई बात को? तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आपको कोई सीट मिलेगा कोई भी राउंड में, तो ये 3 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में क्लिक करना है। देन फॉर एग्जांपल आपने फ्रीज पे कर दिया, ध्यान से मेरी सुनना, देन फ्रीज पे कर दिया, आपको मिल गई, तो उसके बाद सेकंड नंबर का आता है अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। What are the documents to be uploaded in JOSA Counseling 2021? ये मैं आगे बताऊंगा। बट द थिंग इज कि उसके बाद जैसे एक्सेप्ट द सीट, देन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, देन थर्ड वन इज द मेन इंपॉर्टेंट वन, पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। सो जेंटलमैन लिसन मी केयरफुली, पे सीट एक्सेप्टेंस फी। जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, इसका मतलब होता है कि जोसा वाले मतलब ये समझते, इसका मतलब ये निकालते हैं कि सामने वाले स्टूडेंट ने हाँ इस सीट को एक्सेप्ट कर ली है, और इस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ फीस देना पड़ता है जिसका नाम है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। अब ध्यान से सुनो, ये चीज़ें तुम्हें लोग अलग अलग वीडियो बना के बताएंगे, बट इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ 15,000 जो रहेगी वो SC ST वालों के लिए और PWD वालों के लिए रहेगी, और जो जितने जनरल कैटेगरी और ऑल सभी लोगों के लिए क्या रहेगी 35,000 किसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर जोसा सभी लोगों के लिए रहेगी, और SC ST और PWD वालों के लिए 15,000 रहेगी। सो ध्यान से सुनना, जो आपकी 15,000 और ये 35,000 है, ठीक है, इनमें से 2,000 रुपये तो जोसा का चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके 6 के 6 राउंड हो गए, ध्यान से सुनना, 6 के 6 पूरे राउंड हो गए एंड आपको कोई सीट अब इनमें से नहीं चाहिए, तो आप रिफंड के लिए दे सकते हैं। जिनमें से मान लो आप जनरल वाले थे, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 35,000 भरी थी, तो इसमें से आपका रिफंड 35 का 35 नहीं होगा, चिंता मत करो, इतना ज़्यादा अमाउंट भी वो लोग नहीं काटेंगे। वो आपके 2,000 रुपये जो जोसा का चार्ज है सारी काउंसलिंग प्रोसेस का वो काटेंगे, एंड 33,000 आपको रिफंड हो जाएगा। एंड याद रखना, रिफंड इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आप सोचो कि आपने क्या बोलते हैं रिफंड के लिए अप्लाई किया और 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में भी मिल गया, दैट्स नॉट द थिंग मैन। बहुत इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। सो रिफंड ये सारी चीज़ें बहुत पहले सोच के करना है। एक अलग वीडियो में बना दूंगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब बात आती है कि जैसे ही हमने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी किया, ठीक है, उसकी एक रिसिप्ट आएगी, तो उसे रख लेना आप, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगती है। देन रिस्पॉन्ड टू क्यूरी बाय स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, जैसे आपकी सबसे पहले एक्सेप्ट द सीट, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स, देन पे सीट एक्सेप्टेंस फी, देन रिस्पॉन्ड टू क्यूरी बाय स्टूडेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट के सर आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसे वेरीफाई कराइए, तो उनकी क्यूरी, जो उनकी क्यूरी रहेगी, ना कि ये आपकी क्यूरी है, उनकी क्यूरी जो रहेगी उसे आपको जल्द से जल्द, जो भी 2-3 दिन मिलेंगे आपको, मतलब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए, उसी 2-3 दिन में आपको उनकी क्यूरी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट फ्रीज, इसके बाद आता है फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन बिजनेस रूल्स पे। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। फ्रीज का मतलब वही है कि आपने एक सीट ले ली है,
देन आप आगे जोसा में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। फ्लोट का मतलब है कि आप सीट सिक्योर करके चल रहे हो, आगे पार्टिसिपेट करोगे। स्लाइड का मतलब है कि आपको अब वही सेम कॉलेज का सेम मतलब कोई भी दूसरा ब्रांच मिल सकता है, ठीक है, लेकिन कॉलेज चेंज नहीं होगा। स्लाइड के ऑप्शन में अगर क्लिक कर दिया तो देन आती है बात रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट। तो रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट कुछ मतलब ड्यू टू कोविड कंडीशंस अभी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट फिजिकली रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो आपके नियर बाय सेंटर्स रहते थे। बट द थिंग इज ऑनलाइन रिपोर्टिंग इज़ ए वेरी यूजफुल थिंग। सो अभी आपको कैसे इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना पड़ेगा? ऑनलाइन। जस्ट क्या बोलते हैं वो जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा वो सारी चीज़ उसकी वेबसाइट पे जाना। फॉर एग्जांपल NIT वारंगल मिला तो NIT वारंगल की साइट पे जाना है आपको, वहाँ पे कुछ लेयर्स चलेंगे, उनमें आपको सारी चीज़ें लिखा रहेगा कि जो एकेडमिक बैच अभी स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको एडमिशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, सो बात करते हैं हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, रेमिटेंस ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल है, जो भी आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी करेंगे उनके मेथड्स हैं। एक तो नेट बैंकिंग कर सकते हो आप, ऑनलाइन चेक दे सकते हो, ये सारी चीज़ें इसका मतलब है, ठीक है। देन बात आती है विड्रॉ ऑप्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सीट नहीं पसंद आई, आपको विड्रॉ करना है जोसा के राउंड में, तो याद रखना 6th राउंड के पहले विड्रॉ का ऑप्शन दे देना। जोसा से अगर बाहर होना है तो 6th राउंड के पहले, 5th राउंड में भी दे दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर 6th राउंड आपने जोसा का कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको तो सीट लेनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ? नहीं तो फिर वो पैसे तो गए। फिर आती है बात अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो लास्ट वन है, इसके ऊपर से मैंने बहुत अलग सी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी अभी देख लो। जैसा कि ये वीडियो जब बिजनेस रूल्स नहीं आए थे तभी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बता दिया था, एंड जैसी बिजनेस रूल्स आए सेम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस पर लग रहा है। सो 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, चाहे आप IIT में एडमिशन्स ले रहे हैं चाहे NITs में, डोंट केयर मैन। बस इतना फ़र्क आएगा कि IIT और NIT में जो दोनों के एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड अलग अलग रहेंगे। सो JEE मेंस का रहेगा NIT में एंड JEE एडवांस का रहेगा IITs में। सो बस इतना सा डिफर है। 10th और 12th की मार्कशीट आपको लगेगी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, फॉर एग्जांपल आप SC कैटेगरी हो तो SC कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर मान लो आपका वैलिड नहीं हुआ SC कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आप जनरल कैटेगरी में ही गिने जाओगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैंक का चेक। हाँ, ये सारी चीज़ मैं आपको बता दिया था पहले, लेकिन फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो एक PW कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद एक PWD वाले हो अगर आप, सो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। देन आती है बात बैंक चेक कॉपी, जो आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरोगे, ठीक है। तो जो भी बैंक चेक आप ऑनलाइन भेजोगे उसकी एक कॉपी रख लेना, ठीक है। एंड देन इमेज ऑफ पासबुक, और जो भी आप अकाउंट डिटेल्स वगैरह भेजोगे आपके, उस पासबुक की इमेज भी रख लेना, ओके। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के ड्यूरिंग, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहीं कुछ ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, सेटिस्फाइड डॉक्टर के पास। एंड जोसा की बिजनेस रूल्स में प्री लोडेड एक आखिरी में, मतलब आई थिंक 70 या 78 पेजों के बीच में एक आखिरी में लास्ट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्री लोडेड जोसा वालों ने दिया है, उससे से प्रिंट आउट करवा के डॉक्टर से बनवाना है एक गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफाइड डॉक्टर, ओके। सो पासपोर्ट, अब नेक्स्ट आती है बात डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट लगेगा। तो पासपोर्ट आप लोगों के लिए नहीं है, टेंशन मत लो। जो मैंने जैसे बताया था ना PIO कार्ड वाले फॉरेन वाले बच्चे, उनके लिए पासपोर्ट है, ठीक है। देन आती है बात फोटो आइडेंटिटी कार्ड की। व्हाट इज फोटो आइडेंटिटी कार्ड? सर इट इज़ नॉट द टफेस्ट थिंग, इट इज़ जस्ट आधार कार्ड या फिर आपका कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी, तो ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका लगेगा। देन आती है बात एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड की। NIT में एडमिशन मिल रहा है, NIT में सीट मिली है तो JEE मेंस का स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड, देन JEE एडवांस का अगर IIT में मिली है तो। सो जेंटलमैन, इस वीडियो में पूरे बिजनेस रूल्स मैंने आपको कंप्लीट समझा दिए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप खोल के देख लीजिए, अगर ये चीज़ समझ में आई है तो मुझे वेरी गुड आपके लिए बोल रहा हूँ, सो वेरी गुड। एंड अगर नहीं आई तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिल्कुल डरना नहीं, मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए है। एंड आप देखेंगे कि इन 1.5 से 2 महीने में यश आपका साथ नहीं छोड़ेगा, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग कराऊंगा। एंड मैं अब लाइव काउंसलिंग भी लेने वाला हूँ, सो लाइव आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप देखेंगे कि आपके सारे डाउट्स चॉइस फिलिंग से लेकर चॉइस लॉकिंग तक सारे क्लियर हो गए। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।